बिहार का करंट अफेयर्स आज 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के कई न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत कई टॉपिक हैं। जैसे पहला है कि कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, दूसरा है बिहार युवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा मसाल आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको मखाना महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे, NCRB के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, जैसा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जो 2023 का रिपोर्ट आया है, कुछ इस बार नया कुछ और भी ऐड हो गया है तो उसको फिर पढ़ेंगे, और चुनाव की जो घोषणा हुई है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में का उद्घाटन हुआ है उसको भी पढ़ेंगे, और SIR का जो रिपोर्ट आया था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और पटना मेट्रो का जो शुभारंभ हो गया है उसको भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसे आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ मैं प्रतियोगिता दर्पण का भी आपको शॉर्ट नोट्स लेकर के आ रहा हूं। जो प्रतियोगिता दर्पण का मैगज़ीन पढ़ते हैं उनके लिए वो बहुत फ्रूटफुल है, उसका भी वीडियो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। और मेरा एक दूसरा हमारा जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आपको मैं बिहार करंट अफेयर्स का दे रहा हूँ तो इसका MCQ भी आपको क्या करना चाहिए, चाहे ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो उसका MCQ भी साथ में लगाते जाएंगे तो आपका क्या होगा कि ये लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा, और साथ ही साथ आप इसमें फोकस लेवल भी आपका वो बढ़ जाएगा, और आपको मज़ा भी आएगा कि चलो अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है इसका MCQ कर लिए, तो ये रिवीजन भी हो जाता है। इसीलिए आप लोग ज़रूर कीजिए। और मेरा MCQ मैं आपको बिहार करंट अफेयर्स का भी बनाता हूं और प्रतियोगिता दर्पण का भी बनाता हूं। जिनको चाहिए इसका PDF वो ज़रूर मुझे कॉल करें 8540866215 पर, या मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया रहता है, आप वहां से भी कॉल कीजिए और आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है आपको कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक भी कहलाते हैं, और ये कर्पूरी ठाकुर आपको ये एक बार उप मुख्यमंत्री भी बने हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसको आप लिपिबद्ध उसको भी कर लिया करें, क्योंकि आपको करंट को आपको ट्रेडिशनल से भी जोड़ करके अगर पढ़ लेते हैं तो आपका वो सब भी रिवीजन हो जाता है। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, ये मेरा जो भी बिहार का करंट अफेयर्स का कलेक्शन है वो 72वीं BPSC PT और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको बिहार दरोगा या बिहार में जो टीचर वाली जो एग्ज़ाम होने वाली है, फिर उसका और भी जितना भी एग्ज़ाम बिहार में होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अब बिहार का करंट अफेयर्स को भी वेटेज दिया जाने लगा है, इसीलिए आप लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए बिहार का पढ़िए, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए बिहार के बारे में। तो ये कर्पूरी ठाकुर जो है वो क्या है, तो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, और फिर आपको ये 2 बार आपको मुख्यमंत्री भी बने हैं। और जननायक बोलने के पीछे कारण है कि जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के लिए ये बहुत सोचते थे, और बहुत सारा चीज़ उन्होंने किया है। कम ही समय रहे लेकिन बहुत कुछ किया है इन्होंने। इसी वजह से इनके जितने भी पिछला अचीवमेंट है उसकी वजह से ही इनको मरणोपरांत आपको भारत रत्न की उपाधि 2024 में मिली थी। ये भी फैक्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये ज़रूर कर लीजिएगा कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को आपको ये भारत रत्न दिया गया था। तो आपको उन्हीं के नाम पर ये आपको कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा गया है। तो ये आपको कौशल विश्वविद्यालय क्यों आपको बिहार में, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये आपको विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। तो आप जानते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, कई जगह कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत युवा वर्ग नाराज़ हैं अभी के ये से सरकार से, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि आप न केवल भारत में ही किसी भी राज्य में आप
रोज़गार ले सकें, बल्कि आपको विश्व में भी उस लायक आपको बनाया जाएगा इस विश्वविद्यालय में, ताकि आप विश्व के किसी भी कोने में जा कर के आप रोज़गार ले सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए ये आपको ये कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में की गई है। अभी अस्थायी रूप से पटना ज़िले में इसका आपको कैंपस खुला है, लेकिन आने वाले समय में इसका अपना बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा कौशल विश्वविद्यालय न केवल बिहार में खुला है, बल्कि इससे पहले और जगह भी खुले हैं। जैसे पहला जो खुला है कौशल विश्वविद्यालय, वो आपको पश्चिम बंगाल में खुला था, ठीक है। उसके बाद आपको गुजरात में भी खुला है, आपको फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी खुला हुआ है, तो और जगह भी खुला हुआ है। लेकिन पहला जो अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने नहीं नोट डाउन किया है, लेकिन आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पहला पश्चिम बंगाल में कौशल विश्वविद्यालय खुला है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हमने समझा दिया, इसको पढ़ भी लेते हैं। शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो दिल्ली में ही बैठे हुए थे और वहीं से ही आपको ये उद्घाटन किया गया है। किसका? तो कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का। और ये पटना जिले में आपको अस्थायी कैंपस के रूप में स्थापित किया, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था। बिहार का ये पहला कौशल विश्वविद्यालय है, इसको ध्यान में रखिएगा। कब उसका शुभारंभ किया गया? 4 अक्टूबर 2025 को किया गया। किनके जरिए? तो नरेंद्र मोदी जी के जरिए किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को वैश्विक बाजार के अनुसार प्रशिक्षित करना और उद्यमशीलता, व्यावसायिकता, शिक्षा, शोध और नवाचार इसका आपको उद्देश्य है। यानी कि उद्यमशीलता भी आपके अंदर विकसित करना है, यानी कि आपको प्रशिक्षण देना है। व्यावसायिकता को भी कैसे व्यवसाय करें उसके बारे में आपको शिक्षा प्रदान मिलेगा। और शोध में भी, मतलब रिसर्च के लिए भी आपको ये कौशल विश्वविद्यालय में रिसर्च भी होगा और नवाचार भी होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा समझाना अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको आप ये कीजिए। आपको सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों को भी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अगला पॉइंट है आपको बिहार युवा आयोग। ये भी आप देखिए, बिहार युवा आयोग ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की एक अच्छी दूरदर्शिता को दिखाता है कि आपको बिहार के युवाओं के लिए, मतलब ये जो किया जाएगा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोज़गार के लायक तैयार करना है, ठीक है। और युवाओं में एक क्षमता विकसित करना है। तो इसका औपचारिक उद्घाटन हमारे पीएम मोदी ही आपको 4 सितंबर 2025 को किए थे, याद रखिएगा। हालांकि बिहार युवा आयोग इसको आपको हमारे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए था, लेकिन अभी चुनावी माहौल है, उसकी वजह से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी किए हैं, 4 सितंबर को किए। ध्यान में रखिएगा, यह एक वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपको ये जो वैधानिक आयोग, यानी कि ये इसमें एक कानून बन गया और ये आपको जो आपको लोकसभा और राज्यसभा में इसकी स्वीकृति हुई होगी, इसका विधेयक प्रस्तुत किया गया होगा, स्वीकृति हो गई और फिर उसके बाद हम लोग के सामने इसको रखा गया है। इसीलिए इसको वैधानिक आयोग भी है, ठीक है। वैधानिक आयोग भी कहते हैं, ठीक है। योग्यता आपको 18 से 45 वर्ष, योग्यता क्या है? तो आपको 18 से 45 वर्ष इसकी योग्यता है। यानी कि 18 से 45 वर्ष के ही युवा वर्ग इसमें शामिल हो सकते हैं या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मंजूरी कब की गई थी? तो 8 जुलाई 2025 को सीएम हमारे नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में की गई थी। कब मंजूरी की गई थी? तो 8 जुलाई 2025 को की गई थी और सीएम के ज़रिए किया गया था। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और योग्यता भी आपको 18 से 45, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये अगर 72वीं मेंस वाले जो पीटी वाले हैं, वो अभी से ही अगर मेंस को भी साथ में तैयारी करते चलते हैं तो आपको क्या होगा कि मेंस के लिए भी, और वैसे अमूमन मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं। जो न्यू कमर हैं, आप लोग इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये जो है आपको बिहार युवा आयोग, ये इसको मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिमाग में रखिएगा कि युवा आयोग, बिहार युवा आयोग क्यों? तो आपको बिहार सरकार किस तरीके से बिहार के युवाओं के लिए कर रही है, यानी कि आपको ये बहुत सारा, जैसे आपको बिहार सरकार के ज़रिए आपको शासन को मतलब विकसित बिहार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, तो उसमें ये पॉइंट भी घुस सकता है, यानी कि लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है बिहार युवा आयोग का? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना
और रोजगार उन्मुखी बनाना, मतलब कि रोजगार के लायक बनाना कि रोजगार मिल सके। युवा की क्षमता का उपयोग करना, युवा के अंदर जो क्षमता है उसका उपयोग करना भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार युवा आयोग जिसका उद्घाटन 4 सितंबर 2025 को हमारे पीएम मोदी जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का पॉइंट है मशाल। देखिए ये भी युवा वर्ग के लिए ही है, और वो कैसे युवा वर्ग के लिए, तो ये गांव में जो रहते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको आपको स्पोर्ट्स में, खेल में लाने के लिए ये आपको मशाल योजना है। ये मशाल योजना बहुत ही चर्चा में क्यों रहा है, तो 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रक्रिया खोज मशाल पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग में 5 अक्टूबर को शुरू होगी। यानी कि ये मशाल योजना जो है, जो गांव में जो जितने भी आपको युवा वर्ग हैं और जो अच्छा खेल से, मतलब कोई भी खेल खेल रहे हो, तो उनको उनमें प्रतिभा है तो उनको खोज करके वहाँ से लाना है, और फिर उसके बाद उसके लिए पार्टिसिपेट, मतलब कि वो उसमें प्रतियोगिता में आपको भाग ले सकें, उसके लिए ये खोज होता है। तो ये क्या है कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज मशाल पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग में 5 अक्टूबर को शुरू होगी। 5 अक्टूबर। मशाल कार्यक्रम 2024 से शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मशाल कार्यक्रम पिछले ही साल 2024 में इसको शुरू किया गया था। ये बिहार सरकार ने अपने स्तर से किया है युवाओं के लिए। तो बिहार, इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार के सरकारी स्कूलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना और आपको और संसाधन देना। ठीक है, बेहतर प्रशिक्षण देना और संसाधन देना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा सकते। देखिए ये भी बिहार के युवाओं के लिए बिहार सरकार मशाल योजना लाई, कब लाई, तो 2024 में लाई। और अभी जो कंकड़बाग में आपको ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर है उसमें ये शुरू हुआ है। तो ये ढूंढ करके लाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में जो भी बच्चे हैं जो खेल में दक्ष हैं, उनको आपको ला करके उनको प्रशिक्षण देना, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2024 में इस मशाल कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आपको बिल्डथॉन। ठीक है, बिल्डथॉन 2025 ये एक्चुअल में भारत सरकार की ये योजना है। याद रखिएगा, ये भारत सरकार की योजना है और उसी के अंतर्गत आपको भारत सरकार की योजना है और उसका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आपको विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो किसके ज़रिए, तो शिक्षा मंत्रालय के ज़रिए आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको नीति आयोग भी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन नीति आयोग भी इसमें आपको ये सपोर्ट, मतलब सहायता कर रही है। नीति आयोग भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आपको विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिसमें आपको स्कूली विद्यार्थियों के लिए नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर, और ये तो भारत सरकार का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार के सरकारी स्कूल से भी बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें कक्षा कौन सा बच्चे ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपका इसका उद्देश्य है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी ये किया है, ठीक है, कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब कि युवाओं के लिए जो कर रही है सरकार, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को रचनात्मकता, समस्या समाधान और आत्मनिर्भरता को विकसित करना। ठीक है, यहाँ पे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 6 क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों को, युवाओं में रचनात्मकता पैदा करना, उसका उद्देश्य है समस्या समाधान, जो समस्या आती है उसको कैसे समाधान करें, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये उद्देश्य है आपको बिल्डथॉन का। और आत्मनिर्भरता को विकसित करना, अपने अंदर आत्मनिर्भरता को विकसित करना, तो इसका ये स्किल डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पर होगा। ठीक है, आगे इसका पॉइंट है आपको कि 13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन नई दिल्ली में लाइव बिल्डथॉन 2025 का उद्घाटन करेंगे 13 अक्टूबर को। ठीक है, 13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में लाइव बिल्डथॉन 2025 का उद्घाटन करेंगे। ध्यान रखिएगा, 13 अक्टूबर को करेंगे बिल्डथॉन 2025 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, आपको पॉइंट है
आपको अगला पॉइंट है आपको NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023। हम लोगों ने पिछला वीडियो में भी पढ़ा है, उसमें कुछ हिस्सा दिया था और फिर नया कुछ इंक्लूड किया है अभी हाल में ही, तो मैंने उसे भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपका पूरा का पूरा NCRB आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का सारा रिपोर्ट आपके पास आ सके। अब देखिए ये बहुत दिलचस्प है, बड़ा मज़ेदार है कि देश में सर्वाधिक हत्याएँ प्रेम प्रसंग में कहाँ होता है, तो बिहार राज्य में, मतलब कि प्रेम में पढ़ करके। देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप लोग सेटल हो जाइए, सफल हो जाइए, फिर प्रेम कीजिए, तो हत्या नहीं होगा या हत्याएँ न के बराबर होगी। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है, आपको उसके बाद भी होता रहता है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि आपको पहले अपने आप को सफल बनाइए और फिर उसके बाद मोहब्बत करने का सोचिए। तो यहाँ प्रेम प्रसंग में आपको पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे है जो हत्याएं होती है, नंबर 2 पे यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ गुजरात नंबर 3 पे है। प्रेम प्रसंग में है क्या ना कि बिहार के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ही मतलब दिल के ये होते हैं, मतलब कि दिल में जो है हमेशा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहता है। इसी की वजह से प्रेम प्रसंग हो रहा है और उसमें बिहार नंबर 1 पे है और आपको यूपी नंबर 2 पे है, गुजरात नंबर 3 पे है। अब आते हैं ज़मीन विवाद में। ये रिपोर्ट कहता है कि ज़मीन विवाद जो होता है उसमें भी हत्याएं होती है। देखिए हत्याएं कई क्षेत्र में कई तरीके का होता है, तो वैसे जैसे प्रेम प्रसंग में हत्याएं, फिर उसके बाद आपको ज़मीन विवाद में जो देश में हत्याएं होती हैं उनमें भी बिहार नंबर 1 पे है और यूपी नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। तो ज़मीन विवाद में भी हत्याएं जो बिहार में होती हैं, बिहार में नंबर 1 पे है, यूपी में नंबर 2 पे है और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट है आपको पारिवारिक विवाद में हत्याएं। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, आपको तमिलनाडु नंबर 2 पे है, बिहार नंबर 3 पे है। याद रखिएगा ये आंकड़ा जो है ये आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में हत्याएं जो होती है रिपोर्ट में, अब पूरे देश में हत्याएं कई प्रकार का हम लोगों ने पढ़ लिया, पारिवारिक विवाद हत्या हो गया या प्रेम प्रसंग वाला हत्या हो गया। तो कुल मिला के पूरी हत्याएं मतलब कि हर प्रकार की हत्याओं का एक जो परसेंटेज निकाला गया, तो उसमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 2 पे बिहार है और पिछले वर्ष की तुलना में बिहार में कमी आई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देश में अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो आपको पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है और कितना, तो 2.2% की कमी आई है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा बिहार में। और पुलिसकर्मियों पर हमले में सबसे अधिक बिहार में ही होता है। पुलिसकर्मियों पर क्यों, तो भैया पुलिसकर्मियों पे क्यों होता है, तो फिर आप जान रहे हैं कि शराब का धंधा होता है, बालू माफियाएं हैं, बालू को जैसे माफिया लोगों को रोकने के लिए जाती है तो उन पर वहाँ पर अटैक होता है, या किसी अपराधी को पकड़ने जाते हैं तो उन पर अटैक होता है। तो इस किस्म का जो भी ऐसे जैसे पुलिस हो या सरकारी कर्मी हो, उन पर हमले सबसे अधिक बिहार में होता है, दूसरे नंबर पे MP में होता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। देश में ATM फ्रॉड में सर्वाधिक मामले में बिहार पे ही होता है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है जो बिहार में होता है और फिर भी हम बोलते हैं हमारी सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ सुशासन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ये शून्य टॉलरेबल है, यानी कि 0 टॉलरेबल बोला जाता है, जबकि ऐसा आप देख सकते हैं ये आंकड़ा आपको NCRB ने बताया है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, टॉपिक है मखाना महोत्सव। मखाना महोत्सव जानते हैं कि आपको पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर मखाना होता है तो बिहार में, यानी कि 85% मखाना वो बिहार में होता है। तो बिहार में मखाना महोत्सव मनाया गया था। मखाना महोत्सव आपको 4 से 5 अक्टूबर, ठीक है, 2 दिन मखाना महोत्सव मनाया गया है और ज्ञान भवन पटना में मनाया गया। कहाँ, तो ज्ञान भवन पटना में मनाया गया। शुभारंभ किन्होंने किया था, तो शिवराज सिंह चौहान। क्यों, तो वो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, तो कृषि से संबंधित है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आपको ये बनाया है। और ये आपको मध्य प्रदेश के आपको मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इनका याद रखिएगा कि मखाना महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ज्ञान भवन पटना में। याद रखिएगा शुभारंभ किसने किया है, तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये, ठीक है, कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं आपको, वो है बच्चों में
बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार का मॉडल। देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में क्या रहा है कि स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार देश में टॉप पर है, यानी कि आपको एक तो टॉप पर है, तो इसकी वजह से 15 राज्य के कई डेलीगेट्स बिहार में आए और बिहार में जो स्वास्थ्य कार्ड जो बन रहा है इसमें अव्वल है, नंबर 1 पे है बिहार। तो कैसे बन रहा है इसकी जानकारी, उसका प्रशिक्षण लेने के लिए कई राज्य भी आए और बिहार से प्रशिक्षण देने के लिए दूसरे राज्य में भी उनको हायर किया गया, बुलाया गया, तो इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य से रिलेटेड मेंस में अगर आता है, चाहे 71वीं मेंस में आने को होगा या 72वीं मेंस में आने को होगा, तो वहाँ स्वास्थ्य से रिगार्डिंग आएगा, तो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और लक्ष्य रखा गया था 2030 तक में कि जितने भी आपको सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे भारत भी है, 193 सदस्य राष्ट्र हैं, उनमें भारत भी है, तो सभी लोगों को अपने देश में स्वास्थ्य से संबंधित सुधार करना है ताकि वो लक्ष्य को पूरा किया जा सके 2030 तक। उसमें आपको एक पॉइंट जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 17 है, 17 में वो आपको जो एक स्वास्थ्य से रिलेटेड भी गोल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेंस में आप कोई भी मेंस जो लिख रहे हैं, चाहे वो 71वीं वाले लिखेंगे, चाहे वो 72वीं वाले, तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, ये SDG गोल है, ये आपको UGC नेट में भी आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे संबंधित BPSC में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, और इसमें आपको कई अन्य एग्ज़ाम जो होते हैं वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार टॉप पर, और पोषण ट्रैकर ऐप हर माह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए अपडेट दर्ज होती है। देखिए एक पोषण ट्रैकर ऐप बनाया गया है बिहार के ज़रिए, ठीक है, बिहार के ज़रिए बनाया गया है, जिसकी वजह से हर महीने आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका वहाँ पर वो स्वास्थ्य कार्ड को अपडेट किया जाता है, मतलब कि सारा अपडेट लिया जाता है और उसको दर्ज किया जाता है। तब एक केंद्र जो होता है वहाँ पर आपको ब्लॉक में ये सारा डाटा उपस्थित होता है। इसी वजह से आपको क्या है कि हम लोग जो है बिहार जो है वो आपको अव्वल है आपको बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाने में, ठीक है। और इसमें आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग ईमानदारी के साथ कर रही हैं, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है, इसी में ही आपको ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये एकीकृत बाल विकास सेवाएं की रिपोर्ट जो दी गई है, इसी के अंतर्गत रिपोर्ट दिया जाता है। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी एकीकृत बाल विकास सेवाओं की रिपोर्ट, ये केंद्र स्तर पर आपको बिहार केंद्र स्तर पर ये मतलब कि देश स्तर पर जो है आपको जो आंकड़ा दिया गया है ICDS के ज़रिए, तो इसमें बिहार नंबर 1 पे है जो कि 46.09% है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है 35% जहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है सही तरीके से। फिर उसके बाद कर्नाटक है जो तीसरे नंबर पे है 33.79% है, और गुजरात है चौथे नंबर पे 20.01% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि देश स्तर पर आपको ये जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के ज़रिए रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बिहार नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटका है, नंबर 4 पे गुजरात है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बिहार के स्तर पर पूछता है तो बिहार के स्तर पर पटना नंबर 1 पे है, भागलपुर नंबर 2 पे है, मुजफ्फरपुर नंबर 3 पे है, गया जी नंबर 4 पे है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार के स्तर पर आपको बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाने में नंबर 1 पे कौन है बिहार में, तो आपको है पटना है। और पूरे देश में कौन है तो बिहार है नंबर 1 पे। और भागलपुर आपको बिहार में नंबर 2 पे है, मुजफ्फरपुर नंबर 3 पे, गया जी नंबर 3 पे है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आपको राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किनके ज़रिए किया गया, वैसे तो आप पहले ही से पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बिहार में राजगीर में बन रहा है, लेकिन इसका उद्घाटन आपको 5 अक्टूबर को किया गया है, CM नीतीश कुमार के ज़रिए किया गया है। 18 एकड़ में ये फैला हुआ है और 40,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ बनाना होगा, तो कितना उस स्टेडियम का कैपेसिटी है दर्शकों का, तो 40,000 दर्शक वहाँ बैठ सकते हैं और 18 एकड़ में फैला हुआ है।
साथ ही साथ आपको पवेलियन G5 है, मतलब इसमें गेट जो है वो 5 है पवेलियन में। और मिट्टी क्या है, तो महाराष्ट्र में लाल मिट्टी, हाँ मिट्टी जो कि आपको ये स्टेडियम बना है वहाँ ये किस राज्य से लाया गया है, तो लाल मिट्टी महाराष्ट्र से लाया गया है। और मोकामा से काली मिट्टी लाई गई है। जो पिच जो तैयार किया गया है, उस ग्राउंड में पिच तैयार किया गया है वो करीब शायद 6 पिच है वहाँ पे, ठीक है, हर कोने पे है। तो कोने पे है शायद 4 या 6 है, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पिच जो तैयार होता है क्रिकेट खेलने के लिए वो मोकामा से काली मिट्टी लाई गई है और फिर उसके बाद महाराष्ट्र से लाल मिट्टी लाई गई है। ये इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किन्होंने किया, तो सीएम नीतीश कुमार ने किया है। कब किया है, तो 5 अक्टूबर को किया है। कहाँ किया है, तो राजगीर में किया है। और इसमें दर्शकों की कितनी कैपेसिटी है, तो 40,000 दर्शक वहाँ पे बैठ सकते हैं। 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें पवेलियन G5 है और इसमें मिट्टी जो लाया गया महाराष्ट्र से काली मिट्टी और मोकामा महाराष्ट्र से लाल मिट्टी और मोकामा से काली मिट्टी लाई गई है पिच बनाने के लिए। चलिए अगला हम लोग पॉइंट चलते हैं। चलिए ये जो है आपको मैं इसे ये क्या करने चाह रहा था कि ये मतदाता सत्यापन यानी कि SIR जो आपको इसका जो सूची जो अंतिम सूची फाइनल सूची जो तैयार करके लाई गई है, इसको मैं सोचा था कि इंडिविजुअल में बताऊंगा, लेकिन फिर इसमें ही मैं इंक्लूड कर दिया क्योंकि आपको चुनाव की घोषणा हो गई। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इसको दे देता हूँ और फिर कि यहीं पर ही, नहीं तो मैं इंडिविजुअल बनाना चाह रहा था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेकिन मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपको मतदाता सूची मतदाता सत्यापन 2025 है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको याद रखिएगा। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है कि क्या है SIR का फुल फॉर्म, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, ये याद रखिएगा। कब शुरू हुआ था, तो 24 जून 2025 को शुरू हुआ था। 3 चरण में हुआ है, ठीक है। तो 24 जून 2025 को शुरू हुआ था और ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 1 सितंबर को किया गया था। याद रखिएगा 1 सितंबर को आपको ड्राफ्ट का प्रकाशन किया गया था। पहला शुरू कब हुआ था, तो 24 जून 2025 को हुआ था। ये 3 चरणों में आपको इसका प्रकाशन करना था, तो जिसमें 3 चरणों में। तो पहला जो सूची का प्रकाशन 1 सितंबर में हुआ और अंतिम जो हुआ 30 सितंबर 2025 को हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट की सूची का प्रकाशन कब हुआ, तो 1 सितंबर 2025 को हुआ। अब आगे हम लोग इसी में पॉइंट्स में देखते हैं, क्या बहुत फटाफट देखते हैं, ध्यान से सुनिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। मतदाता सूची में सबसे अधिक कम हुआ, मतलब कि कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसमें सबसे कम हुआ है मतदाता सूची में लोगों का संख्या, तो वो मधुबनी में हुआ है, ठीक है। और सबसे कम घटे हैं, मतलब कि कम घटा है, तो वो आपको मधेपुरा में कम घटा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा घटा का है तो मधुबनी में जो 2 लाख समथिंग है, और सबसे कम जो घटा है आपको मधेपुरा में जो 1000 में ही है, ठीक है। उसका आंकड़ा मैंने नहीं दिया है, आंकड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। जिन जिलों में 2 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कम हुए हैं वो पटना है। आपको मधुबनी के बाद ये पटना का नंबर आता है, ठीक है। 2,31,900 कम हुए हैं। सारण उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है। गोपालगंज चौथे नंबर पे आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 पे जो बहुत ज़्यादा कमी हुआ है, सूची से नाम हटा है, तो वो आपको मधुबनी। वो हटने का बहुत सारा क्राइटेरिया था, कोई मर गए या घुसपैठी थे, तो उन सबको इस तरीके से कर करके, जो कि विवाद का मुद्दा भी था, ठीक है। तो उसके बाद मधुबनी के बाद कम हुआ पटना में, फिर सारण में, फिर गोपालगंज में, और सबसे कम घटा है आपको मधेपुरा में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी में ही। तो सबसे अधिक मतदाता बढ़े किस राज्य में, जिला में, तो रोहतास में बढ़ा है, ठीक है। और सबसे कम मतदाता जो बढ़े हैं तो वो है आपको शेखपुरा में, याद रखिएगा। रोहतास में आपको 72,887 है और शेखपुरा में मतलब सबसे कम मतदाता बढ़े हैं, तो वहाँ है आपको 7,981 है, ठीक है। बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, आपको गहन पुनरीक्षण, ये पुनरीक्षण अभियान SIR 22 साल के बाद हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 22 साल के बाद हुआ है आपको,
कितने पूछ देगा कि कितने साल के बाद हुआ, तो 2000 मतलब ये 22 साल के बाद हुआ। ये कब पिछला हुआ था, तो 2003 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में बिहार सहित आपको SIR करवाया था। ठीक है, 2003 से भी पहले कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो ऐसा कर सकता है, 2003 से पहले कब हुआ था, तो 1993 में मतदाता सूची को लेकर पूरे देश में विशेष गहन परीक्षण चलाया गया था। यानी कि आपको 22 साल के बाद, यानी कि 2000 इससे पिछले, अभी 2025 में हुआ SIR, और इससे पहले कब हुआ पूछेगा तो 2003 में हुआ, और 2003 से पहले कब हुआ था, 1993 में हुआ। ठीक है, अगला हम लोग इसी में ही चलते हैं पॉइंट। नहीं, अब आ जाते हैं चुनाव आयोग की घोषणा, जो कि आपको 6 तारीख को हुई थी। तो ये आपको हो गया चुनाव की घोषणा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025, इसकी घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। चुनाव घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता भी लागू 6 अक्टूबर को हो गया। तो आचार संहिता लागू कब हुआ, इससे क्वेश्चन पूछता है, तो 6 अक्टूबर को। और आपको चुनाव की घोषणा कब की गई, तो आपको 6 अक्टूबर को घोषणा भी की गई। घोषणा के साथ साथ आचार संहिता भी लागू हुआ 6 अक्टूबर को, याद रखिएगा। ये 2 चरणों में आपको इलेक्शन होगा। तो पहला चरण होगा आपको 6 नवंबर 2025 को पहला चरण, जिसमें अधिसूचना जो जारी की जाएगी वो 10 अक्टूबर को, और 18 जिले में होगा पहला चरण में, और 121 सीटों पर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 चरण में पहला चरण, और दूसरा चरण होगा आपको 11 नवंबर 2025 को। अधिसूचना कब जारी की जाएगी, तो 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, और 20 जिले में होगा, और 122 सीटों पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, 122 सीटों पर होगा, और यहाँ पर 121 सीटों पर। तो मतलब कि टोटल कितना आपको हो गया, तो टोटल हो गया 243 सीट है आपको हमारा विधानसभा में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला चरण 6 नवंबर को होगा, ठीक है। दूसरा चरण कब होगा, 11 नवंबर को होगा। पहले चरण का अधिसूचना से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अधिसूचना कब ये जारी होगा, तो 10 अक्टूबर को होगा, और दूसरे चरण का अधिसूचना 13 अक्टूबर को होगा, याद रखिएगा। 16 नवंबर को आपको चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कब? 16 नवंबर को पूरी हो जाएगी। 40 साल बाद 2 चरणों में चुनाव हुआ है, 40 साल के बाद। यानी कि इससे पहले कब हुआ है, तो 1985 में 2 चरणों में हुआ है। कब हुआ है, तो 1985 में आपको 2 चरणों में हुआ है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के स्तर पे पूछेगा, यानी कि देश के स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, CEO कौन है, तो ज्ञानेश कुमार, जो कि बहुत विवाद में रहे हैं। दूसरा आपको बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो विनोद सिंह गुंजियाल, याद रखिएगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो विनोद सिंह गुंजियाल है। और अगला पॉइंट है कि ECI नेट ऐप, देखिए ECI नेट ऐप जो है, ये मतदाताओं के सुविधाओं के लिए ये आपको ऐप जारी किया गया। एक्चुअल में 40 बहुत छोटा ऐप, बहुत सारे ऐप थे, जिसमें अलग अलग तरीके से आपको चुनाव से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन था, या उसमें आपको जैसे फॉर्म भरना है, आपका नाम आया कि नहीं उसमें आपका चुनाव के उसमें सूची में आया है कि नहीं, उसको चेक करना था। तो हर एक के लिए अलग अलग ऐप था। तो सारे ऐप को मिला करके एक ऐप बनाया गया, ECI नेट ऐप। इसी के ज़रिए आप यहाँ पर खोल करके, आप कोई भी मतदाता है, आप कोई भी मतदाता है, खोल करके आप हर जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पंजीकरण फॉर्म है वहाँ पर वो भर सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल किया गया था, ECI नेट ऐप, ठीक है। तो ये मतलब कि मतदाताओं के हर तरीके के प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ भी चेक करना है यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर्म भरना है यहीं पर भरेंगे ECI नेट में, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, पटना मेट्रो का आपको शुभारंभ हो चुका है, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि शुभारंभ हो गया है। तो ये उद्घाटन जो हुआ है आपको किन्होंने किया है, तो नीतीश कुमार के ज़रिए किया गया है, 6 अक्टूबर को किया गया है। प्रथम चरण में आपको प्रथम चरण का हुआ है। प्रथम चरण में आपको पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में आपको में नाम दिया गया, पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर। इसी के तहत आपको पहला जो स्टेशन पे आपको ये हुआ है, ट्रेन जो मेट्रो चली है, वो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन, ये 3 स्टेशन पे चली है। कितना किलोमीटर, तो 4.5 किलोमीटर चली है, और 9 मिनट 36 सेकेंड में ये 4.5 किलोमीटर को तय किया गया है। अगर टफ क्वेश्चन पूछना होगा
तो आपके लिए ये रहेगा। और पहला यात्री जो है इस मेट्रो पर आपको हमारे सीएम नीतीश कुमार जी ने आपको इसमें बैठ करके उद्घाटन किया है। ठीक है, आते हैं इसी में अगला पॉइंट है आपको कि आपको ये एक पहला जो आपको जो बनाया जा रहा है पटना मेट्रो को प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत जो पहला चरण है वो टोटल किलोमीटर मेट्रो लाइन कितनी होगी, तो 31.9 किलोमीटर होगी। ठीक है, और पटना मेट्रो की स्वीकृति कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी। पटना मेट्रो की स्वीकृति कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी। पटना मेट्रो का कार्य प्रारंभ कब हुआ था, 2020 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था कार्य प्रारंभ, तो 2020 में हुआ था, जो कि आपको हमारे नीतीश कुमार ही जो सीएम है उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। स्वीकृति 2019 में मिली थी। और मेट्रो सेवा देने वाला बिहार अब देश में 12वां राज्य बन गया है। मतलब पूरे देश में 12वां राज्य। इससे भी पहले बहुत हुआ है, जैसे कलकत्ता में है, दिल्ली में है, आपको कर्नाटका में है, कई जगह आपको ये मेट्रो है। तो 12वां राज्य बन गया है मेट्रो सेवा शुरू करने वाला। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द बेस्ट।